स्वदेश हित में सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के एक ऐसे एक्शन की जो कि क्वाड से जुड़ा है, जिसका रिएक्शन बीजिंग और इस्लामाबाद तक हो रहा है। G20 मीटिंग के बाद आज दिल्ली में क्वाड में शामिल देशों के विदेश मंत्री मिले तो चीन और पाकिस्तान दोनों की बेचैनी बढ़ गई। क्वाड की तैयारी अतिक्रमणकारी चीन और आतंकवादियों के सरपरस्त पाकिस्तान दोनों पर नकेल कसने की है। आज सुबह क्वाड में शामिल अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जो संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें भी इसके संकेत नजर आए। क्वाड देशों ने एक बार फिर एक मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक का समर्थन किया है। वहीं सबसे बड़ा ऐलान काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप बनाने का हुआ है, जिससे पाकिस्तान की टेंशन बढ़नी तय है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और इनकी मेजबानी कर रहे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। क्वाड के इन चार दोस्तों की मीटिंग दिल्ली में चल रही थी और इन तस्वीरों को देखकर बीजिंग और इस्लामाबाद में बैठे चीन और पाकिस्तान के हुक्मरानों के दिल जल रहे थे। क्वाड से चीन की चिढ़ तो पुरानी है, लेकिन इस बार क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में कुछ ऐसे फैसले भी हुए हैं जो आतंकवादियों की सबसे बड़ी पनाहगाह पाकिस्तान के भी होश उड़ा देंगे। पाकिस्तान में पनप रहे वीवीआईपी ट्रीटमेंट पा रहे सैयद सलाहुद्दीन और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को भी बड़ा झटका देंगे। नई दिल्ली में क्वाड देशों की बैठक में आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और इस दिशा में आतंकवाद के खिलाफ मुकाबला करने के लिए नई तैयारी करते हुए क्वाड देश दिखाई पड़ेंगे। इस बैठक के दौरान मुंबई हमले और पठानकोट हमले का भी जिक्र हुआ, जिसकी निंदा की गई। इस निंदा के बाद यह साफ है कि पाकिस्तान में जिस तरह से आतंक की खेती हो रही है, उसके खिलाफ अब क्वाड देश खड़े हैं। क्वाड की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी खास तौर पर भारत पहुंचे। बंद कमरे में चारों देशों के नेताओं के बीच मीटिंग हुई और जब ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर बिजली गिरी, क्योंकि इस बार क्वाड देशों ने आतंकवाद पर भी लगाम कसने की तैयारी कर ली है। अब आप ये भी जानिए, बंद कमरे में चार देशों ने ऐसा क्या क्या तय किया जो पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाला है। क्वाड देश अब आतंकवाद से मुकाबले के लिए अपने फोकस को तेज करेंगे। इसी के तहत काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप बनाने की घोषणा की गई है। ज्वाइंट स्टेटमेंट में प्रॉक्सी आतंकवाद के इस्तेमाल की निंदा की गई है। 26/11 और पठानकोट जैसे आतंकी हमलों के प्रति जवाबदेही बढ़ाने की बात की गई है। 26/11 में क्वाड देशों के कई नागरिकों की मौत हुई थी, इसकी भी निंदा हुई है। क्वाड देश अब आतंकवाद के नए रूपों और कट्टरता से मिलकर मुकाबला करेंगे और इंडो पैसिफिक देशों के बीच इसके लिए भागीदारी भी बढ़ेगी। The new things which came out today, we agreed on a counter-terrorism working group. We agreed that there would be a, we had earlier worked out a HADR initiative. So the standard operating procedures for that, which I think the military people would obviously see as a prerequisite for their cooperation. We discussed, among other things, one of the outcomes we agreed on was that the listings of terrorists, the counter-terrorism side listings should not be politicized. I was personally happy that there was a stronger expression of support from all of us collectively to the reform of the UN. पाकिस्तान क्वाड के शुरू से टेंशन में होगा, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ किसी भी गठबंधन के निशाने पर सबसे पहले अपने आप पाकिस्तान ही आ जाता है। लेकिन चीन के लिए भी टेंशन कम नहीं है, क्योंकि इस इलाके में चीन की आक्रामकता, चीन की नेवी का बढ़ता दखल और कई क्षेत्रों पर परिवहन पर आपत्ति के खिलाफ एक बार फिर से क्वाड की मीटिंग में आवाज बुलंद की गई है। नई दिल्ली में क्वाड देशों की बैठक हुई तो इसका सीधा संदेश बीजिंग और इस्लामाबाद तक पहुंचा। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र का समर्थन किया। इंडो पैसिफिक क्षेत्र का नाम आने से ही चीन की चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि इस पूरे रीजन में कई देश चीन की दादागिरी से परेशान हैं। अब इंडो पैसिफिक
के मुद्दे पर जिस तरह से क्वाड देशों ने अपना रुख सामने रखा है, उससे कहीं ना कहीं चीन की चिंताएं जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि चीन क्वाड को पहले ही अपने खिलाफ नेटो जैसा संगठन बता चुका है। क्वाड के संयुक्त बयान में एक मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक का समर्थन किया गया है। क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों का भी दृढ़ता से समर्थन करने की बात की गई है। क्वाड देशों ने इस इलाके में यथास्थिति को बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास के विरोध की बात कही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता का समर्थन करने की बात की है। यही नहीं, ईस्ट और वेस्ट चाइना सी में भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की बात की गई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर के इलाके में चीन बार बार दादागिरी करता है। ऐसे में क्वाड की ये तमाम घोषणाएं फिर से चीन को चिढ़ा सकती है। लेकिन क्वाड की बैठक में जिस तरह साफ किया गया कि 21वीं सदी में हिंद प्रशांत क्षेत्र दुनिया की दिशा तय करेगा, ये भी साफ हो गया क्वाड देश यहाँ पर दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करने वाले। चीन कहता रहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्वतंत्रता और खुलेपन के नाम पर अमेरिका ने गुटबाजी के लिए ये पूरी रणनीति तैयार की है और अमेरिका सहयोगियों के साथ चीन के आसपास माहौल बदलना चाहता है। लेकिन जापान के विदेश मंत्री की ओर से इसका भी जवाब दिया गया। This is not a military, but this is just practical cooperation, and we don't trying to exclude anybody as long as even China abide by the rule of the international norm, and also then this is not the conflicting issues between China and the Quad. इस इलाके में जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत से चीन के रिश्ते छिपे हुए नहीं। ऐसे में इस पूरे क्षेत्र में भारत की मजबूती भी क्वाड में शामिल देशों की प्राथमिकता है, जिसकी झलक ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री के बयान में भी दिखती है। India is a critical power, a great power in the region, that there is no reshaping of the Indo-Pacific with the attributes that Australia would seek without India. India is a civilizational power, brings a different perspective to some of the challenges of these times. यानी क्वाड की नीति साफ है, चीन कायदे में रहेगा तो क्वाड को कोई टेंशन नहीं। लेकिन चीन की आक्रामकता और दादागिरी का जवाब अब क्वाड के चारों यार मिलकर देने को तैयार है। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। अब आपको बताते हैं, दिखाते हैं किस तरह दिल्ली में वॉर जोन की टेंशन खत्म करने की प्लानिंग की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुध वाले संदेश से अमेरिका और रूस दोनों इत्तेफाक रखते हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने खुलकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की, लेकिन जब बात एक दूसरे से वार्ता की आती है तो अमेरिका और रूस की दुश्मनी समस्या के समाधान पर हावी हो जाती है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली का फॉर्मूला मंजूर होने के बावजूद मॉस्को और वॉशिंगटन के दिल क्यों नहीं मिल पा रहे। एक तरफ रूस यूक्रेन वॉर जोन में रोज नए नए मोर्चे खुल रहे हैं, मिसाइलों की बारिश हो रही है, टैंकों के गोले बरस रहे हैं। ज़ेलेंस्की और पुतिन की सेना एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई है और धमाकों से मामला कब परमाणु धमाके तक पहुंच जाएगा, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। दूसरी तरफ दिल्ली में कीव की लड़ाई का समाधान तलाश करने की कोशिश भारत की तरफ से की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने शांति के जरिए समाधान का जो मंत्र दिया, उससे अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन भी सहमत हैं और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी। यूक्रेन संघर्ष के शुरुआत से ही भारत ने यह स्पष्ट किया है कि इस विवाद को केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही सुलझाया जा सकता है और भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। अब सवाल ये उठता है, अगर मोदी का मंत्र वॉर जोन की महाशक्तियों को मंजूर है तो वार्ता के जरिए समाधान की शुरुआत क्यों नहीं हो रही? यूक्रेन वॉर जोन में इस वक्त पुतिन और ज़ेलेंस्की की सेनाओं के बीच भीषण जंग जारी है, लेकिन कीव से लगभग 4,500 किलोमीटर दूर भी इस युद्ध के भविष्य को तय करने वाली कूटनीतिक चर्चा भी चल रही है। बुधवार को अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों की संक्षिप्त मुलाकात हुई, लेकिन आज अमेरिका और रूस ने एक दूसरे के ऊपर आरोपों की झड़ी लगा दी। इस दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत का जो फॉर्मूला दिया है, उसे फेल करने की कोशिश कौन कर रहा है। चलिए अब हम आपको एक एक करके समझाते हैं, आखिरकार यूक्रेन वॉर जोन के डायलॉग से समाधान के मंत्र के बाद दिल्ली में क्या क्या हुआ।
सबसे पहले जिस बात की उम्मीद किसी को नहीं थी, वो कदम रूस और अमेरिका दोनों ने बढ़ाया। अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता तो नहीं हुई, लेकिन दोनों नेताओं ने साइडलाइन में 10 मिनट तक बातचीत की। 10 मिनट की इस बातचीत में ब्लिंकन ने रूस से 3 बड़ी बातें कही। अमेरिका ने साफ कर दिया कि यूक्रेन को अमेरिकी मदद जारी रहेगी। इसके अलावा ब्लिंकन ने रूस को न्यू स्टार्ट परमाणु संधि स्थगित करने का फैसला वापस लेने की बात भी कही। वहीं रूस को हिरासत में लिए गए अमेरिकी नागरिक पॉल वेलन को भी रिहा करना चाहिए। ये बात भी ब्लिंकन की ओर से सर्गेई लावरोव को कही गई। लेकिन एक दिन बाद दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर दी। रूस ज्यादा आक्रामक नजर आया। लावरोव ने नेटो गठबंधन पर रूस को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया। लावरोव की नाराजगी इस बात पर भी थी कि सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए रूस से ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं, कोई यूक्रेन से सवाल क्यों नहीं करता। Everybody is asking when Russia is ready to negotiate, when Russia is ready to negotiate. Nobody calls on Zelensky asking him when he is going to negotiate, but you should have known, preparing for this topic at this meeting, that in September last year, Zelensky signed a decree making it a criminal offense to negotiate with Russia as long as Putin is president. लावरोव ने सवाल पूछने वालों को अफगानिस्तान और इराक के साथ साथ सर्बिया की भी याद दिला दी, जहां पर अमेरिका ने बम बरसाए थे। वैसे जवाब देने में अमेरिका भी पीछे नहीं रहा। पहले रूस पर यूक्रेन में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया, फिर यूक्रेन की मदद की वजह बताई गई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का तर्क था, अगर रूस को यूक्रेन में नहीं रोका गया तो दुनिया के कई देश ताकत का इस्तेमाल अपने कमजोर पड़ोसी पर कर सकते हैं। What is happening in Ukraine as a result of the Russian aggression? Not just because it matters to Ukrainians and to Ukraine and to Europe, but because it matters to the entire world. The principles that underlie the entire international system that are necessary for trying to keep peace and stability that grew out of 2 world wars are being challenged, being aggressed along with Ukraine. If we allow, with impunity, Russia to do what it's doing in Ukraine, then that's a message to would-be aggressors everywhere. फिलहाल रूस और अमेरिका के बीच वॉर जोन में रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक लड़ाई जारी है। दिल्ली की कोशिश है कि यूक्रेन वॉर बातचीत से खत्म हो जाए, लेकिन रूस और अमेरिका के आक्रामक तेवर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि चीजें इतनी आसानी से पटरी पर नहीं आएंगी। लेकिन दिल्ली में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि बातचीत में बाधा कौन बन रहा है। ऐसे में युद्ध को खत्म करने का दबाव बढ़ा तो ये बाधाएं खत्म भी हो सकती हैं। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। बीते 3 दिन भारतीय कूटनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। दिल्ली में 3 बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुए। भारत में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, रायसीन डायलॉग हुआ और क्वाड देशों की मीटिंग भी हुई। भारतीय कूटनीतिक ताकत के प्रदर्शन पर पड़ोसी देश पाकिस्तान में आंसू बहाए जा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए न्योता तक नहीं भेजा था। वजह है आतंकवाद। भारत ने पाकिस्तान से सारे कूटनीतिक रिश्ते बंद कर रखे हैं। अगर पाकिस्तान आतंकवाद का पनाहगाह नहीं होता तो दिल्ली आकर अपने मुल्क के लिए दुनिया से मदद जरूर मांग पाता। दिल्ली में मोदी की कूटनीतिक ताकत दुनिया ने देखी। पाकिस्तान खाली हाथ रह गया। अमेरिका, रूस और जापान बोले इंडिया इंडिया। कंगाल पाकिस्तान देखता रह गया। मोदी की कूटनीति की दुनिया मुरीद हुई और पाकिस्तान के हाथ से बड़ा मौका चला गया। पाकिस्तान पर एक कहावत सटीक बैठती है, जब बुद्धि भ्रष्ट हो तो सही गलत कुछ समझ में नहीं आता। कंगाली ने पाकिस्तान का हाल ऐसा कर दिया है कि वो अपना सही गलत भी पहचान नहीं पा रहा। बीते 2 दिनों में दिल्ली में ग्लोबल फोरम की 3 बड़ी बैठकें हुई। पहले G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक, फिर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह क्वाड की बैठक और तीसरा रायसीना डायलॉग। भारत में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में G20 देशों के अलावा कई नॉन मेंबर देशों के विदेश मंत्री और अधिकारी भी आए। लेकिन दिल्ली में हुई बैठक से पाकिस्तान ने दूरी बना ली। पाकिस्तान की जनता शहबाज सरकार की एक और नाकामी पर माथा पीट रही है। शहबाज सरकार की नाकाम कूटनीति पर रोना रो रही है।
पाकिस्तान के लिए सुनहरा मौका था कि उसके विदेश मंत्री और अधिकारी दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होते और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए देशों से मदद मांगते, लेकिन शहबाज शरीफ ने ऐसा नहीं किया। शहबाज ने ना तो अपने मंत्रियों को ना ही अपने किसी अधिकारी को इस मीटिंग के लिए भेजा। मतलब शहबाज शरीफ ने अपने मुल्क की कंगाली दूर करने का बड़ा मौका सीधे सीधे गंवा दिया। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक पाकिस्तान के लिए कैसे फायदेमंद हो सकती थी, ये भी समझ लीजिए। पाकिस्तान के नेता दिल्ली आकर दुनिया के दूसरे मुल्कों से रिश्ते अच्छे बना सकते थे। पाकिस्तान चाहता तो दिल्ली आकर दुनिया के कुछ मुल्कों से आर्थिक मदद मांग सकता था। पाकिस्तान चाहता तो G20 बैठक के जरिए भारत से भी अपने बिगड़े रिश्ते सुधार सकता था। लेकिन शहबाज शरीफ की सोच इतनी दूरदर्शी नहीं। वो तो अभी भी इमरान को जेल डालने की कोशिश में लगे, एक के बाद एक अपनी जनता पर महंगाई का बम गिराने पर तुले हैं। अब पाकिस्तान की मीडिया में इस बात की चर्चा है कि दिल्ली में G20 की बैठक से दूरी बनाकर शहबाज ने बड़ी गलती कर दी। मोदी सरकार के 8 सालों में पाकिस्तान भिखारी हो गया, तो वहीं हिंदुस्तान साउथ एशिया और एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे अहम किरदार बन गया। भारत से दुश्मनी पाकिस्तान को महंगी पड़ रही है। पाकिस्तान की जनता बार बार अपनी सरकार से कह रही है कि भारत से दुश्मनी भूलकर नए संबंध बनाए, लेकिन शहबाज शरीफ अपनी जनता की सुन ही नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ दुनिया के शक्तिशाली देश भारत की धरती पर महामंथन करने के लिए जुटे हैं। दुनिया में हर अच्छे बुरे के लिए महाशक्तियों की निगाहें भारत पर लगी है, तो वहीं विदेशी जमीन से राहुल गांधी ने एक ऐसा दृश्यम दिखाने की कोशिश की जिसके मुताबिक देश का लोकतंत्र खतरे में है। ब्रिटेन की धरती से उन्होंने पीएम मोदी पर कई प्रहार भी किए, जिसके बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या घर की लड़ाई दूसरे के घर से लड़ी जा रही है? क्या ये देश को बदनाम करने जैसा है? स्वागत है भाई, स्वागत है। That Indian democracy is under pressure, is under attack. And I myself had Pegasus on my phone. In my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. राहुल गांधी ब्रिटेन की धरती से भारत की वो बात सुना रहे हैं जिस पर एक बार फिर देश हैरान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेशी जमीन पर मौजूद भारत की वो तस्वीर दिखाने पहुंचे हैं जिस पर विवाद गहरा गया है। राहुल गांधी ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे और भारत के लोकतंत्र को खतरे में बता रहे थे। Cases on opposition, I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? And that's what we are trying to defend. What we found as the opposition was that it's very difficult to communicate with people when you have this type of an assault on the media, on the democratic architecture. एक तरफ देश में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए दुनिया की महाशक्तियां मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन की धरती पर राहुल गांधी देश के खिलाफ एक विवादित बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाए हैं कि उनके खिलाफ लगातार केस किए जा रहे हैं। उनके फोन में भी पेगासस था, फोन टैप किए गए। Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. राहुल गांधी के इस तरह के बयान पर बीजेपी ने उन पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस का सुपड़ा देश में साफ हो रहा है तो विदेश की धरती से भारत को बदनाम करने में लगे हैं। कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है।
और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। दरअसल इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे चहेते नेता हैं। The most loved one of all around the world, but I mean this has really proven that he has been a major leader and congratulations for that. बीजेपी के नेता अब राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि राहुल गांधी में न संस्कार है न ही लोकतंत्र की मर्यादा का ध्यान। आपको बता दें, इससे पहले भी राहुल गांधी मई 2022 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे और आइडियाज फॉर इंडिया विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार देश के संवैधानिक संस्थानों जैसे संसद और चुनाव आयोग को उनका काम नहीं करने दे रही है। अब आपको बताते हैं उनके बारे में, जिन्होंने देश के अंदर तमाम मतभेदों के बावजूद देश के बाहर भारत की बात भारत के हक में रखी। सबसे ताजा उदाहरण है जावेद अख्तर का। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। राहुल गांधी को कम से कम अपनी पार्टी के नेता शशि थरूर को तो नहीं भूलना चाहिए। याद कीजिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के जहरीले बयान पर दिसंबर 2022 में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने क्या कहा था, जब देश की बात आती है तो हम सब एक हैं, दुश्मनों को ये समझना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान की निंदा करते हुए साफ कर चुके हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक भी अनर्गल टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। ये बहुत अच्छे से जान लें। ओवैसी भी इमरान खान पर बरसते हुए कह चुके हैं कि भारतीय मुसलमानों को भारत का मुसलमान होने पर गर्व है। कोई भी ताकत हमारी धार्मिक पहचान को नहीं ले सकती, क्योंकि भारतीय संविधान में हमें इसकी गारंटी दी है। आप मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दीजिए हिंदुस्तान के। हम अपना फैसला कर चुके हैं, ये हमारा मुल्क है और हम यहाँ पर अपने मसाइल जमहूरियत में मिलकर तलाश कर रहे हैं। आप हमारी छोड़ दीजिए। यही नहीं, वो दिन भी राहुल गांधी जैसे नेताओं को याद रखना चाहिए जब 1994 में नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने विपक्षी दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को हनुमान बनाकर संयुक्त राष्ट्र में भेजा था। सदस्यों के भौगोलिक लेकिन आज G20 में शामिल होने आए दुनिया के नेता भारत की धरती पर हैं और राहुल गांधी विदेश की धरती से भारत पर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जिससे विवाद पैदा होना स्वाभाविक था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माफिया की होली तो होली। जी हां, लगातार माफिया के अवैध महलों पर बाबा को बुलडोजर प्रहार कर रहा है। प्रयागराज के पापियों की कुंडली मिलने के बाद से एक एक कर माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर बुलडोजर धावा बोल रहा है। माफिया की आंख से आंसू निकाल देने वाली ये कार्रवाई होली से पहले, होली के बाद भी जारी रहेगी। माफिया के मकान पर बुलडोजर का धावा। होली से पहले माफिया का रंग उतरा। ये तस्वीरें आज की हैं। लेकिन जिस तरह से बाबा का बुलडोजर होली से पहले माफियाओं का रंग उतार रहा है, ठीक होली के बाद भी माना जा रहा है कि माफिया को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। उनकी हर करतूत पर करारा प्रहार कर रहा है ये बुलडोजर। उनके गुनाहों की कोई माफी देने को तैयार नहीं है। ये व्हाइट हाउस यानी आलीशान मकान अतीक गैंग के फाइनेंसर का है नहीं था, क्योंकि अब ये मिट्टी में मिल गया है। इस मिट्टी की धूल ऐसे उड़ रही है कि माफिया को समझ आ गया है कि होली के बाद भी उसे अपने गुनाहों का पूरा हिसाब देना होगा। आपको बता दें कि इससे पहले 27 फरवरी 2023 को आरोपी अरबाज का एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद 1 मार्च 2023 को जफर अहमद का घर ध्वस्त किया गया था। इसी तरह 2 मार्च 2023 को भी सफदर अली के घर पर भी बुलडोजर चला। ये सभी माफिया अतीक के करीबी हैं। पिछले 4 दिनों से जिस तरह से कार्रवाई चल रही है,
ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कि माफिया को मिट्टी में मिलाए बगैर ये बाहुबली बुलडोजर रुकेंगे नहीं। आज भी पिछले दिनों बुलडोजर ने जिस तरह से कार्रवाई करी, उसी तरह से अतीक के करीबी के घर बुलडोजर की टीम पहुंची। घर का एक एक सामान बाहर निकाला गया, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। लेकिन इसके साथ ही मऊ में भी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के घर बुलडोजर चला और सब कुछ मिट्टी में मिल गया। प्रयागराज शूटर केस में अब आरोपियों पर तेजी से शिकंजा कसता जा रहा है। माफिया अतीक के तीसरे बेटे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है। अतीक के 2 गुर्गों का नाम भी एफआईआर में जोड़ा गया है। यानी इशारा इस बात का भी है कि गुड्डू मुस्लिम के घर भी बुलडोजर कभी भी एक्शन में आ सकता है। इस बीच समाजवादी पार्टी नेता शफीकुर रहमान ने बुलडोजर वाली कार्रवाई को राजनीतिक रंग दे दिया है। वो इसे जुल्म बता रहे हैं। आप कानून के हिसाब से गवर्नमेंट चलाइए और जो कानून के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, अगर कानून उसकी इजाज़त नहीं देता तो कानून ही उसके खिलाफ अमल कीजिए। ये क्या है कि साहब बुलडोजर चला के और या नाम बदल के क्या हिंदुस्तान बदल जाएगा? हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। जबकि यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई होती रहेगी। जो संविधान और कानून के साथ रहेगा वो विकास हो जाएगा और जो अपने हाथ में लेगा वो विनाश हो जाएगा। तो जो अपने हाथ में कानून ले रहा और उसका धज्जी उड़ा रहा उसका विनाश तो तय है, वो चाहे आज हो चाहे कल हो। हमारी सरकार अपनी उस नीतियों पर काम कर रही है। इस बीच खबर है कि फरार शूटर और आरोपियों पर इनाम बढ़ सकता है। आपको याद दिला दें कि 24 फरवरी को प्रयागराज के धुमनगंज में उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। हमले में 2 पुलिस वालों की भी जान चली गई थी, जिसके बाद से ही लगातार प्रशासन का बुलडोजर अतीक अहमद के करीबियों पर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ यूपी में माफिया पर योगी का बुलडोजर भारी पड़ रहा है, अपराधियों और उनके सहयोगियों के घर ढहाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर सीआरपीएफ का बुलडोजर हावी है। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में जुटी सीआरपीएफ अब आतंकियों से एनकाउंटर के दौरान सीएसआरवी यानी क्रिटिकल सिचुएशन रेस्क्यू व्हीकल का इस्तेमाल कर रही है, जिसे देखकर ही आतंकवादियों में खलबली मच जाती है। देखिए कैसा है सीआरपीएफ का ये बुलडोजर जो आतंक का किला ढहा रहा है। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के हौसले पस्त हैं और सीआरपीएफ के जवानों के हौसले बुलंद। तो इसमें जवानों के शौर्य के साथ साथ सीआरपीएफ के पास मौजूद आधुनिक हथियार और उपकरणों का भी बड़ा योगदान है। और अब आतंकवाद के खिलाफ सीआरपीएफ का स्पेशल बुलडोजर कहा जा रहा ये खास वाहन सीएसआरवी यानी क्रिटिकल सिचुएशन रेस्क्यू व्हीकल अब आतंकवादियों के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। अब एनकाउंटर जैसी स्थिति में दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीआरपीएफ जवानों को जान की बाजी नहीं लगानी, बल्कि सीएसआरवी का इस्तेमाल करके आतंकवादियों पर गोली और बम बरसाने होते हैं। कश्मीर घाटी में एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस को सरल बनाने के लिए अब फोर्सेस के पास नवीनतम हथियारों के बाद अब नवीनतम व्हीकल दिए गए हैं। कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं जिनको मॉडिफाई किया गया है इस हिसाब से ताकि जो मिलिटेंट्स हैं उनको बहुत कम समय में न्यूट्रलाइज किया जाए और साथ ही जो फोर्सेस की कैजुअलिटीज़ हैं वो बहुत कम हो। ऐसा ही एक आप देख सकते हैं बुलडोज़र है जिसको कन्वर्ट किया गया है एक एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन करने के लिए एक व्हीकल के टाइप पे। आप देखिए इसमें आगे एक बॉक्स बनाया गया है जहां पर ये करीबन 30 फीट तक लिफ्ट हो सकता है और इसमें 3 जवान बैठते हैं और इसके इर्द गिर्द जो होल्स आपको दिख रहे हैं ये 5 होल्स हैं जो पूरे इसको सराउंड करते हैं और इन होल्स से जो है फोर्सेस अपनी राइफल्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर दूसरी मंजिल तक रूम इंटरवेंशन हो सकती है जिसमें मिलिटेंट छुपे होते हैं कभी कभी इमारतों में और उसके बाद उन पर फायरिंग की जाती है।
ये बॉक्स जो है पूरी तरह से ब्लड प्रूफ है और इसमें स्टील ब्लड तक जो है अंदर नहीं जा सकती, यानी जवान पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और वो दुश्मन पर वार करता है। इस व्हीकल में लगे कैमरे से आतंकवादियों की लोकेशन देखी जा सकती है। इसके बाद सीएसआरवी में बैठा कमांडर ऊपर मौजूद जवानों को निर्देश दे सकता है, जिससे छिपे हुए आतंकियों को निशाना बनाना बेहद आसान हो जाता है। सीआरपीएफ घाटी में कई एनकाउंटर्स के दौरान इसका इस्तेमाल कर रही है। ये सीएसआरवी जो है ये एक कॉम्पैक्ट आर्मर्ड व्हीकल है और इसमें मैनूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है। सकरी गलियों में, छोटी गलियों में इसको आप आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें एक दीवार को गिराने का हैमर टाइप की भी टेक्नोलॉजी है। इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम से आप छत पे या कोई ऊंची मंजिल पे भी अगर एनिमी छुपी हुई है उसको एंगेज कर सकते हैं 15 फीट तक अपनी हाइट को एडजस्ट करके। तो ये एक बहुत ही न्यूनतम टेक्नोलॉजी है और इसको सीआरपीएफ ने ही डेवलप किया है। अब आप सीएसआरवी के एक और उन्नत रूप को देखिए, जो पहियों से नहीं बेल्ट से चलता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं सीएसआरवी के जरिए कैसे जवानों को लिफ्ट किया जाता है। ये काफी आसान है और जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन ने भी इसका अनुभव लिया। सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे ये टायर से नहीं बेल्ट से चलती है। तो अगर हमारा बर्फ़ भी गिर रखी है या कहीं सुगम दुर्गम रास्ता भी है तो वहाँ भी हम इसे आसानी से ले जा सकते हैं और वहाँ पर पहुँचकर अगर दुश्मन कहीं घर में छुपा हुआ है तो इसको आसानी से इसमें जवानों को बिठा के उस पर फायर डाल सकते हैं। आप खुद देखिए किस तरह सिर्फ कुछ ही सेकंड में सीएसआरवी जवानों को सीधे आतंकियों के ठीक सामने पहुंचा सकती है। अचानक इस तरह जवानों के अपने पास पहुंचने से आतंकी भी भौचक्के रह जाते हैं। जो हमारी ताकत है जवान की कई गुना बढ़ा देता है। अभी तक हम बीपी जैकेट पहनते हैं, बीपी हेलमेट पहनते हैं, वो काफ़ी भारी भी होते हैं, पहने भी जाते हैं। अब इसके बाद सीएसआरवी आने के बाद, क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल के बाद हमारी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ गई है। ख़ास तौर पे अगर कोई मिलिटेंट किसी घर के पहली मंजिल या दूसरी मंजिल पर छुप जाता है और वहाँ से फायर करता है तो हम लोग उसी ऊंचाई पे पहुंचकर सुरक्षित रहकर उसका मुकाबला करते हैं। फिलहाल सीआरपीएफ लगातार ऐसे ही आधुनिक उपकरणों से लैस हो रही है, जिसने घाटी में ऑपरेशंस को काफी आसान बना दिया है। सीएसआरवी के जरिए किए गए ऑपरेशंस अब तक पूरी तरह सफल साबित हुए हैं और सुरक्षा के साथ दुश्मनों का खात्मा करने का मौका मिलने से सीआरपीएफ के जवानों और अधिकारियों का जोश भी हाई है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर।